हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष और हम लोग जीएस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं। पहले भाग में मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, अक्षांश रेखाओं का महत्व बताया, प्रमुख जलवायु प्रदेश बताया और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के नाम ट्रिक सहित बताया। इस वीडियो में भी मैं आपको उसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, तो ध्यान पूर्वक आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। तो ग्लोब पर उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। इसे आप इस ग्लोब पर आप देख सकते हैं, यह उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से विश्व में समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं और इनके माध्यम से ग्लोब पर या विश्व में क्या किया जाता है, तो आप ये बताएंगे कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। यह काल्पनिक रेखाएं हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पर रेखाओं को खींचना तो संभव है नहीं, तो ये काल्पनिक हैं और ये दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। साथ ही ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से विश्व में समय और तिथि का निर्धारण होता है। अब अगर आप इनको देखिए ध्यानपूर्वक, तो आप देख पाएंगे ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। अगर ये 0 अंश की अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यहां से देखें तो आप अगर इस दो देशांतरों को देखिए, तो ये दो देशांतर यहां पर यानी भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे अधिक आपको दिखाई देगी, और वहीं जब आप ध्रुवों की ओर पहुंचेंगे तो इनकी दूरी 0 हो जाएगी। तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है। तो दो देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर। वहीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव समान होती है और यह होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो सभी जगह समान होती है और 111 किलोमीटर होती है। वहीं दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है। 0 किलोमीटर होती है। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से यह 0 अंश की अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है, उसी प्रकार से अगर ये 0 अंश की देशांतर रेखा हो, तो ये पृथ्वी के ग्लोब को भी दो भागों में बांट देती है। इस तरफ का पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इस तरफ का पूरा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। यानी 0 अंश की देशांतर रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है।
इस तरफ के हिस्से, दाहिनी ओर के हिस्से को पूर्वी गोलार्ध और बाईं ओर के हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब इन देशांतर रेखाओं को समय और तिथि के निर्धारण के लिए ग्लोब पर खींचा गया। साथ ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार को हम जान सकते हैं। तो जीरो अंश की जो ये देशांतर रेखा है, जीरो अंश की जो देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत जीरो अंश की ये देशांतर रेखा अगर आपको ये दिख रही है, तो जीरो अंश की देशांतर रेखा के ठीक विपरीत जो रेखा होती है वो 180 अंश देशांतर रेखा होती है। जीरो अंश की देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है। अब एक और बात जान लीजिए कि दो देशांतरों के बीच का जो ये स्थान होता है, दो देशांतरों के बीच का जो ये स्थान होता है, दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है, इसे हम गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गोरे। जिस प्रकार से दो अक्षांश के बीच का जो स्थान होता है, उसे हम कटिबंध, जोन या बेल्ट कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है, उसे हम कटिबंध कहते हैं। दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है, उसे हम गोरे कहते हैं। और अक्षांश और देशांतरों के बीच का जो ये स्थान होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है, उसे हम गोरे कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान होता है, उसे हम कटिबंध कहते हैं। और देशांतर और अक्षांश के बीच का जो स्थान होता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये समझते हैं कि 1884 के पहले, 1884 के पहले कोई भी देश किसी भी देशांतर को खींचकर अपने यहां समय और तिथि का निर्धारण कर लेता था। किंतु 1884 में वाशिंगटन समझौता हुआ। वाशिंगटन समझौता हुआ। वाशिंगटन समझौता हुआ। वाशिंगटन समझौता हुआ 1884 में। ये 23 अक्टूबर को हुआ था। 23 अक्टूबर 1884 को एक समझौता हुआ, जिसे हम वाशिंगटन समझौते के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जीरो अंश की देशांतर रेखा को, जीरो अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जीरो अंश की देशांतर रेखा को, ध्यान रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीरो अंश की देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। तो जीरो अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मान लिया गया है। इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। यह इंग्लैंड के एक शहर, ये आपका इंग्लैंड है, यहां का ये एक शहर है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच वेधशाला से होकर ये जीरो अंश की देशांतर रेखा गुजरती है। इसीलिए इसे हम जीरो अंश की देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा इसको क्यों कहते हैं, ये आपको पता चला कि ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देशांतर रेखा इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आज वर्तमान में इसे ही
इसे ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और इसी के आधार पर विश्व में, पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार 180 अंश की देशांतर रेखा को 180 अंश की देशांतर रेखा को 180 अंश की देशांतर रेखा को, ये जो 180 अंश की आपको देशांतर रेखा दिख रही है, 180 अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। 180 अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 अंश की देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में जानते हैं। इस 0 अंश की देशांतर रेखा को, इस 0 अंश की देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर, प्रमुख मध्याह्न रेखा या इसी को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और आज इसी के आधार पर पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। उसी प्रकार से 180 अंश की देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं और इसी के आधार पर पूरे विश्व में तिथियों का निर्धारण होता है। अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि विश्व में समय और तिथि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए कि मान लीजिए यह 0 देशांतर रेखा है, जैसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह 0 अंश की देशांतर रेखा जो है, अगर इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए इसके किसी बिंदु पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, तो जब इस पर सीधा प्रकाश पड़ेगा तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा और इस समय यहां पर 12 बज रहे हैं। तो जब 12 बज रहे होंगे तो इस बिंदु को, जिस बिंदु पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस बिंदु को हम अधः सौर बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम अधः सौर बिंदु कहते हैं, अधः सौर बिंदु कहते हैं। ये जो अधः सौर बिंदु है, ये जो अधः सौर बिंदु है, यह बिंदु आप जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहां पर अगर सूर्य की सीधे किरणें पड़ी और पुनः यह घूमते हुए और फिर यहीं पर पहुंच जाए तो इसने 24 घंटे का समय लिया और 24 घंटे का समय लेते हुए इसने कुल 360 अंश का कोण बनाया, 360 अंश का कोण बनाया और 24 घंटे का इसने क्या किया, समय लिया और इस तरह से पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हुआ अपने अक्ष में। तो अब अगर हम ये समझें कि पृथ्वी 24 घंटे पर तीन 360 अंश का कोण बनाती है, तो 24 घंटे में 360 अंश का कोण बनता है और 24 घंटे में ही यह एक चक्कर लगा पाता है अधः सौर बिंदु। इसीलिए पूरे विश्व में 24 टाइम जोन बनाए गए हैं, 24 समय निर्धारक बनाए गए हैं। तो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाकर 360 अंश का कोण बनाती है। तो एक घंटे में वो 15 अंश का कोण बनाएगी। और अगर वो 15 अंश का कोण 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में बनाती है तो 1 डिग्री वह 4 मिनट में बनाएगी, अर्थात
ग्लोब पर ये जो देशांतर रेखाएं हैं, प्रत्येक देशांतर के बीच में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। अर्थात अगर ये 0 अंश की देशांतर रेखा है, ये 0 अंश की देशांतर रेखा है, तो इसके इस तरफ जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है, और इसके इस तरफ जाने पर 4 मिनट बढ़ जाता है, और इसके इस तरफ जाने पर 4, प्रत्येक डिग्री पर, प्रत्येक डिग्री देशांतर पर 4 डिग्री समय, 4 मिनट समय घट जाता है। 1 डिग्री देशांतर पर जब हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो 4 मिनट प्रत्येक डिग्री पर बढ़ जाता है, और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर प्रति डिग्री पर 4 मिनट समय घट जाता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ध्यानपूर्वक इसको आप समझिए कि मान लीजिए इस समय इस ग्रीनविच रेखा पर 0 अंश देशांतर पर 12 बज रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए 30 डिग्री देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर इस समय कितने बज रहे होंगे। अगर यहां 12 बज रहे हैं तो इस तरफ 15 डिग्री पर 1 घंटे, 30 डिग्री पर 2 घंटे। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है, इस तरफ पहले प्रकाश पड़ चुका रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, तो पूर्व की ओर लगा रही है, अर्थात यहां पर पहले से ही 12 बज चुके होंगे, और इस तरफ अभी 12 नहीं बजे हुए हैं। तो यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस समय क्या बज रहा होगा। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आप प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे मानकर आप अगर 30 डिग्री पर लगाएंगे तो वह 2 घंटे निकलेगा, अर्थात यहां के समय से इसका समय 2 घंटे आगे होगा। यहां से इसका समय 2 घंटे आगे होगा, यानी 30 डिग्री देशांतर पर इस समय 2 बज रहे होंगे। उसी प्रकार से अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर 0 डिग्री देशांतर अर्थात जीएमटी पर, ग्रीनविच मीन टाइम में, अगर सुबह के 10 बजे हैं तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस समय क्या बज रहा होगा। तो इस तरफ अभी सवेरा नहीं हुआ, ये यहां पर आने पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पूछ रहा है, तो अगर यहां 10 बज रहे हैं तो उससे 1 घंटे पहले का समय आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो ये आपका समय हो जाएगा आपका 9 बज रहे। तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जीएमटी पर 0 अंश देशांतर पर अगर 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री अगर यूएसए के लोग हैं तो वह उस समय वहां समय क्या होगा। तो यहां से 90 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध की ओर आपसे समय पूछा जा रहा है। 90 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध मतलब पीछे आपको जाना है, तो 90 का मतलब ये हुआ 15 छक्का 90 मतलब 6 घंटे। तो 6 घंटे आप पहले का समय लगा लेंगे, अर्थात वहां पर 6 बजे होंगे और यहां पर आपके 12 बजे। अब अगर इसकी तुलना, यानी ये जो स्टैंडर्ड टाइम है या जीएमटी है, इसकी तुलना अगर भारत के समय से की जाए, तो भारत के समय से अगर की जाए तो ध्यान देंगे कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, आप ये ग्लोब है और ये आपका क्या नाम है,
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये वाला हो गया पूरा पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो यहां पर कहीं भारत है, तो इसका मतलब भारत की स्थिति क्या है कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध पर स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध पर स्थित। तो यहां से अगर ये 0 अंश की देशांतर रेखा है, 0 अंश की देशांतर रेखा, तो भारत की जो मानक समय रेखा है उसे हम 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति हमको अच्छे से देख लेते हैं कि भारत है, और ये भारत के ये आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे IST कहते हैं, इसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है, और यह कई किताबों में इलाहाबाद के पास नैनी माना जाता है जहां से वह गुजरती है, जबकि वर्तमान में नए शोध के आधार पर यह माना गया है कि यह रेखा मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम के पास एक अमरावती चौराहा है जहां से यह रेखा गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है यह रेखा, जिसमें आपका पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है, और यह रेखा भारत की भारतीय मानक समय रेखा है। अब अगर ये भारतीय मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री है, तो इससे इसकी समय की तुलना अगर की जाए तो इसमें इस तरफ आप जानते हैं कि इस तरफ पूर्वी गोलार्ध है, तो इसका समय ग्रीनविच से अधिक होगा। ग्रीनविच से पूर्वी गोलार्ध में जो भी देश स्थित होंगे उनका समय अधिक होगा, और पश्चिमी गोलार्ध में जो देश हैं उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। कितना होगा इसको जानने के लिए आप जानते हैं कि अगर 75 माना जाए तो 5 घंटे हो जाएगा। 15-15 डिग्री पर आपका 1-1 घंटे हो गया, तो 15 × 75, 75 डिग्री पर हो गया 5 घंटे, और उसके बाद 7.5 आप जोड़ लेंगे तो 82.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 75 में 7.5 जोड़ने पर 82.5, इसका मतलब हो गया आपका 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे या 5.5 घंटे जो समय है भारतीय मानक समय, वो GMT से, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है विश्व का, जो इस 0 अंश की देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, उससे भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा अधिक चलता है, 5.5 घंटे अधिक चलता है। तो भारत का जो समय है, तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इसका समय शून्य देशांतर से 5.5 घंटे अधिक है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर ग्रीनविच पर दिन के 10 बजे हों, दिन के 10 बजे हों, तो भारत में उस समय कितने बज रहे होंगे? तो उस समय भारत में बज रहे होंगे 5.5 घंटे, इसमें आपको जोड़ देना है, तो उस समय भारत में 3:30 हो रहे होंगे, शाम के 3:30 हो रहे होंगे। इस तरह से हम विश्व में समय की गणना देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। अब आइए समझ लेते हैं तिथि रेखा, तिथियों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो ग्लोब पर एकमात्र देशांतर रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है। तो 2 स्थलीय भागों में या देशों के समयों में अंतर ना हो, इसीलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो इसे 3 स्थानों पर 8 बार मोड़ा गया है।
आप देखिए, पहली बार आप देखिए ये साइबेरिया का मैदान है जो पड़ता है आपका रूस देश में, और ये आपका अलास्का है, आपको जो दिख रहा होगा ये अलास्का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, पहली बार इसको मोड़ा गया है। इसलिए मोड़ा गया है यहां पर क्योंकि यह इनके समय और तिथि में अंतर ना होने पाए, तो यहां पर इसे पहली बार मोड़ा गया। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर है बेरिंग जल संधि, इसको दूसरी बार मोड़ा गया, और उसके बाद ये ऐसे होते हुए इसको कुल 8 बार मोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार इसे मोड़ा गया है। तो उसके बाद ये जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको आप इस तरह समझिए कि अगर मान लीजिए कि ग्लोब पर ये 180 अंश देशांतर रेखा है, तो अगर ग्लोब पर ये 180 अंश देशांतर रेखा है तो ध्यान ये दीजिएगा कि अगर पूर्वी गोलार्ध में 15 तारीख है, अगर पूर्वी गोलार्ध में 15 तारीख है, तो जैसे ही आप इसको पार कर जाएंगे, तो जैसे इसको आप पार कर जाएंगे तो यहां पर 14 तारीख हो जाएगा। अर्थात 180 देशांतर के पूर्व की ओर का जो समय होता है एक दिन आगे चलता है, और 180 अंश देशांतर के पश्चिम का जो समय है वो आपका एक दिन पीछे चलता है। एक दिन आगे, पूर्वी गोलार्ध का एक दिन आगे और पश्चिमी गोलार्ध का एक दिन पीछे समय चलता है। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न देकर पूछ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध पर 20 तारीख को पश्चिमी गोलार्ध में पहुंचता है, तो 20 तारीख को चलता है और वो किस तारीख को पश्चिमी गोलार्ध पर पहुंचेगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि वह कितने तारीख को पहुंचेगा, 19 तारीख को पहुंचेगा। तो 180 अंश की देशांतर रेखा विश्व में तिथि का निर्धारण करती है। तो 0 अंश की देशांतर रेखा जहां समय का निर्धारण करती है, वहीं 0 अंश की 180 अंश की देशांतर रेखा विश्व में तिथि का निर्धारण करती है। इस तरह से आज हम लोगों ने देशांतर रेखाओं के बारे में जाना कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से, विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी देश की स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार बता पाते हैं। 2 बातें और बता दूं मैं आपको कि अगर ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है और ये 0 अंश की देशांतर रेखा है, तो ये एक दूसरे को अफ्रीका महाद्वीप के पास एक खाड़ी है जिसे हम गिनी की खाड़ी कहते हैं, वहां पर एक दूसरे को काटते हैं। ये है आपकी 0 अंश की अक्षांश रेखा और ये 0 अंश की देशांतर रेखा। ये एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं, इसे हम गल्फ ऑफ गिनी अर्थात गिनी की खाड़ी कहते हैं। यहां पर काट रही है, तो गिनी की खाड़ी पर अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को, या 0 अंश की देशांतर रेखा और 0 अंश की अक्षांश रेखा और 0 अंश की देशांतर रेखा कहां पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वह स्थान होगा अफ्रीका महाद्वीप के पास गिनी की खाड़ी। एक बात और जान लीजिए कि यह देशांतर रेखा जो है वो विश्व में 8 देशों से होकर गुजरती है। विश्व के 8 देशों से होकर यह रेखा गुजरती है। तो आप इसको देख लीजिए, ये सबसे पहले यूके से, उसके बाद ये फ्रांस, उसके बाद ये हो गया आपका स्पेन, स्पेन के बाद आप देखिए ये हो गया आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद हो गया माली, माली के बाद बुर्किना फासो, उसके बाद हो गया आपका घाना और उसके बाद हो गया आपका अंटार्कटिका। इस तरह से 8 स्थानों से होकर ये गुजरती है। इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 8 के नाम
आप याद कर लीजिएगा। नहीं, अगर आपको याद नहीं होता है तो इसकी भी मैं एक ट्रिक बना दूंगा जिससे आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में मैं आपको कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम एक मजेदार ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और आसानी से उन देशों के नाम आप याद कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।